अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा जोशीमठ। तो नैनीताल की कोश्या कुटोली तहसील का नाम श्री कैचीधाम तहसील होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी घोषणा। वनाग्नि रोकने के लिए नीति आयोग बनाएगा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मिले सांसद अनिल बलों ने पर्यावरण वन्य जीवों के साथ जान माल के भारी नुकसान को लेकर जताई चिंता। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सियासी बिसात बिछाने की शुरू। जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में भाजपा के पर्यवेक्षक रवाना। कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक। जून में जल रहा उत्तराखंड। देहरादून में गर्म हवाओं ने बढ़ाई तपिश। अगले 3 दिन और बढ़ेगा पारा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ, जहां धामी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसके तहत जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा। नैनीताल जिले के कोश्या कुटौली का नाम कैचीधाम होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। सीएम ने पिछले साल दोनों तहसीलों का नाम बदलने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने धामी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा। नैनीताल जिले की कोश्या कुटौली का नाम कैचीधाम होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। तो सीएम ने पिछले साल दोनों तहसीलों का नाम बदलने की घोषणा की थी, जिसके बाद धामी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है और अब इसके तहत जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। विनय, धामी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है और जोशीमठ और इसके साथ ही कोश्या कुटौली का नाम बदला गया है। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से दोनों ही जिले यानी कि यहाँ पर चमोली जिले की अगर बात करें तो चमोली जिले में जो जोशीमठ के नाम से जो जाना जाता था उसको जो है ज्योतिर्मठ अब कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जिले की अगर बात करें नैनीताल जिले की जो तहसील है कोश्या कुटेली, उसका भी नाम जो है यहाँ पर बदलकर जो है अब उसको कैचीधाम तहसील के नाम से जो है जाना जाएगा, जिसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। क्षेत्रवासियों की जो मांग थी वो यही थी कि इन दोनों ही जो जिले हैं वहाँ पर उनके नाम जो है वहाँ पर बदले जाएं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर केंद्र को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रस्ताव भेजे थे, अब उसको स्वीकृति इस दौरान मिल चुकी है, जिसके बाद काफ़ी खुशी जो है इस दौरान क्षेत्रवासियों में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो वहाँ के महंत हैं उन्होंने भी सीएम धामी का इस दौरान यहाँ पर आभार व्यक्त किया है। जी जयवरा, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो धामी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है और अब इसके तहत जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा। नैनीताल जिले की कोश्या कुटौली का नाम कैचीधाम होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। तो चलिए इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे। 2 विधानसभा सीट मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में इन दोनों सीटों को लेकर भाजपा और कांग्रेस में किनकी दावेदारी परवान चढ़ेगी, देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनावों की घोषणा होते ही बीजेपी और कांग्रेस हरकत में आ गई। बीजेपी दोनों सीटें जीतकर विधायकों की संख्या 47 से 49 करना चाहती है, तो कांग्रेस भाजपा के लगातार बढ़ रहे विजय रथ को रोकना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारने को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी और भाजपा ने मंगलौर विधानसभा सीट पर प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी और राजपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक खजान दास को जिम्मेदारी सौंपी। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी को जिम्मेदारी दी गई। बात की जाए दावेदारों की तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इन दोनों सीटों पर कई दावेदार हैं। मंगलौर विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदार काजी निजामुद्दीन माने जा रहे हैं और संभावना भी ये बन रही है कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी
काजी निजामुद्दीन को ही मंगलोर विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव में मैदान में उतारेगी। इधर कांग्रेस भी प्रत्याशी के चयन को लेकर तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि दोनों ही सीटों पर हमारे पास प्रबल दावेदार हैं और हमारी पार्टी इन दोनों ही सीटों पर मजबूत कैंडिडेट उतारेगी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही सीटों को जीतने का काम करेगी। मंगलोर और बद्रीनाथ उपचुनाव की मांग हम लगातार कर रहे थे और जैसे ही देश में चुनाव की रणभेरी बजी थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला था और हमने तत्काल जो है लोकसभा चुनाव के बीच इन दोनों सीटों पर चुनाव कराने की मांग की थी। लेकिन किन्हीं कारणों से जो है विलंब से चुनाव की घोषणा हुई है। हमारी तैयारियां तो पहले से ही हैं और आप देख लीजिए मंगलोर विधानसभा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की लीड इतनी ज़्यादा है कि भाजपा के लिए कवर करना मुश्किल है। वहाँ पर हमारे जो है बहुत से जो है कांग्रेस जन प्रभावशाली हैं और चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। पार्टी पैनल बनाएगी और राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजेगी। कई कद्दावर जो है पार्टी कार्यकर्ता हैं जो चुनाव में भाजपा को हराने का जो है दम रखते हैं। निश्चित तौर पर पार्टी बहुत जल्दी जो है इस पर चिंतन मंथन करेगी और प्रत्याशियों का पैनल दोनों सीटों पर बना करके पार्टी नेतृत्व को भेजेगा और बहुत जल्दी जो है वहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा की तरफ से प्रबल दावेदार राजेंद्र भंडारी को माना जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे करना भी शुरू कर दिए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि भाजपा संगठन वाली पार्टी है और हमारे संगठन ने दोनों ही सीटों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। जो भी मजबूत दावेदार होंगे उनका पैनल केंद्र को भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। बद्रीनाथ और हरिद्वार की सीट, दोनों सीटों पर चुनाव हो रहा है। मंगलोर के लिए जो हमारे पर्यवेक्षक हैं उनको हमने, जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं आदित्य कोठारी जी और हमारे राजपुर के विधायक खजानदास जी, वो वहाँ जाएंगे और पैनल बनाएंगे। ऐसे ही बद्रीनाथ में हमारे जो सरकार में मंत्री हैं धन सिंह रावत जी और रुद्रप्रयाग के हमारे विधायक भरत चौधरी जी, इन दो लोगों को नियुक्त किया गया। चारों के चारों लोग दोनों विधानसभाओं में जाकर के पैनल बनाएंगे। वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं से पूछना, वहाँ के प्रदेश के रहने वाले पदाधिकारियों से पूछना, सबसे पूछ करके पैनल बनेंगे। दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर हम प्रत्याशी घोषित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड आश्वस्त है कि दोनों की दोनों सीटें हम जीतेंगे और % बहुमत से जीतेंगे। हम इसके प्रति आश्वस्त हैं। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की साख दांव पर है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि दोनों ही विधानसभा सीटों पर किस पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं। देहरादून से ID24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। तो खटीमा के पोलीगंज क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध तरीके से काटकर लाई जा रही कुकाट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है, लेकिन इस दौरान ड्राइवर सहित लकड़ी तस्कर वन विभाग को चकमा देकर भाग निकले। मामले में वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई, लेकिन ड्राइवर सहित अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। हमको एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ऐसे थे एक ट्रॉली जो है ये सेमल के पेड़ों को काटकर और कुकाट के पेड़ों को काटकर ले जा रही है। तो हमने हमारे द्वारा उसका पीछा किया गया, तो पोलीगंज के पास जाकर हम उसको पकड़ पाए। तो हमने जैसे उसको रोक के उसे पेपर पर मांगने की कोशिश करी, तो तब तक वो सभी लोग उसमें भाग गए और तब हमने अपने संसाधनों से उस ट्रैक्टर ट्रॉली को खटीमा रेस्ट हाउस परिसर में लाकर खड़ा किया है और अभी अपराधी की खोजबीन जारी है और कोई भी अभी ऐसा हमें जो है किसी के द्वारा अप्रोच नहीं की गई है और उसमें ट्रैक्टर नंबर भी नहीं था। लगातार वन और वन जीवों की सुरक्षा के लिए लगातार रुड़की के नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पिछले कई दिनों से नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जबकि जो लोग अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त करने से पहले प्रचार प्रसार भी किया जाना जरूरी है। साथ ही जो लोग बिना वेंडर लाइसेंस के अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले बरसाती मौसम को लेकर जल भराव की समस्या न हो, इसलिए सभी नालों की सफाई भी कराई जाए।
शहर में अतिक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उस संबंध में आज हमने नगर आयुक्त साहब से मुलाकात की, उनसे बात की। जो आप अतिक्रमण पे कार्रवाई करते हैं, इधर आप अतिक्रमण पे कार्रवाई करके आगे चलते हैं और ठीक 15 से 20 मिनट बाद अतिक्रमण वापस अपने स्थान पे ले लेता है। कोई भी आपकी तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारा मानना है कि या तो उनके पास आप हैवी कॉस्ट लगाई जाए या और उसके लिए जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट का पालन है उसका पालन करते हुए उन्हें एक जगह का आवंटन किया जाए। ऐसा है, नगर निगम द्वारा पिछले कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा कहना यह है कि अगर आप अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं अच्छी बात, लेकिन आप उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, लोगों को सूचना दें और जो लोग बाय फॉल्ट अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें उनके प्रति नरमी रखी जाए और जो जानबूझ के अतिक्रमण कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे, जिनके पास वेंडर लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो। देखिए, प्रतिनिधिमंडल का ये कहना था कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके उनके कुछ इश्यूज थे, तो उनको आश्वस्त किया गया है कि सभी पर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी। उनका भी ये कहना था कि रुड़की को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वो भी सहयोग इसमें करेंगे। हमारी जो टीम है अतिक्रमण हटाने वाली, वो लगातार रोज ही इस पे काम। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बेताल घाट और ओखाल कांडा में वाहन दुर्घटना के घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान अस्पताल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर घायलों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। वहीं अजय भट्ट ने बताया कि खराब सड़कों और ओवरलोडिंग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। गौरतलब है कि बीते 9 जून को बेताल घाट और पिछले हफ्ते ओखाल कांडा में 2 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें बेताल घाट सड़क दुर्घटना में 3 और ओखल कांडा सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनका इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। मुझे जैसे ही पता लगा कि बेताल घाट में एक्सीडेंट हो गया था और एक ओखल कांडे में भी हुआ था, तो मैं सबको देखने के लिए आया हूं और ये अच्छी बात है कि सारे पेशेंट जिनसे मैं मिला उन्होंने संतोष व्यक्त किया और हमारे डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं, ये सब ने बताया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज दूरभाष पर वार्ता भी करी है और पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा तो जो अनुमन्य धनराशि है घायलों को और जो छोड़ के चले गए हम सबको, उनके लिए शीघ्र ही देने के लिए भी कहा है, आ भी रहे हैं। ओखल कांडा में तो मिल गया है, लेकिन बेताल घाट में अभी मिला नहीं है। जो मुआवजा है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज या कल तक आदेश कर देंगे। मेरी अभी उनसे बात हुई। हरिद्वार में 22वीं प्रादेशिक अंतरजनपदीय वाहिनी पुलिस तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा ने किया। 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार के जीवन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 9 जनपदों, 5 वाहिनियों, एसडीआरएफ, जौलीग्रांट, देहरादून और उत्तराखंड रेलवे सहित कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। टीम हमारी प्रतिभाग कर रही है और जैसा कि आप जानते हैं, स्विमिंग अगर ओलंपिक गेम्स में ही कहें तो सबसे ज़्यादा मेडल वाला गेम होता है। वहाँ 24 इवेंट होते हैं, यहाँ हमारे पास 20 इवेंट है और इसके साथ हमारे चूँकि क्रॉस कंट्री भी इसके साथ मर्ज है तो 2 क्रॉस कंट्री के भी इवेंट्स हैं, पुरुष और महिलाओं के। लेकिन स्विमिंग खास करके अगर देखें तो हमारा जैसे नेशनल गेम्स अगले साल आने वाला है और उसको लेकर तैयारियों में हमें स्विमिंग की काफ़ी एक अहम भूमिका दिख रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेडल विनिंग गेम है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अधिक से अधिक स्विमिंग के लोगों को मोटिवेट करें और स्विमिंग में उत्तराखंड को अच्छा नाम हो, इसकी तैयारी कर सकें। ये प्रतियोगिता 3 दिन की है और उसके बाद फिर फाइनल डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर टीमें अपनी वापस चली जाएंगी। लेकिन मैं इन टीमें सेलेक्ट होकर जो अच्छा करेंगे वो हम नेशनल के लिए, हम ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में और नेशनल गेम्स के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में बीते 9 जून को वैष्णो देवी कटरा से शिवखेड़ी जाते समय हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर डोईवाला में हिंदूवादी संगठनों ने रोष जाहिर किया है और डोईवाला उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान संगठन ने कहा कि आतंकवादियों का कायराना हमला, जिसमें कि 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए, पूरे देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना है, जिससे पूरा देश आहत है। तो वही बजरंग दल ने मारे गए हिंदू तीर्थयात्रियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति से निवेदन किया और कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण लगाने और निर्णायक और कठोर कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित करें।
विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, धार्मिक संगठन जितने भी हैं, हम सबकी यही मांग है इस प्रकार की जो जघन्य अपराध होते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। जो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की बस पर अंधाधुंध गोलीबारी जो की है, हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये ज्ञापन जो दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम। सोनीपत हरियाणा से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारसन बॉर्डर पर भव्य स्वागत किया। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता महबूब आलम ने कहा कि हरिद्वार वालों के लिए गौरव के पल है। उन्होंने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। ब्रह्मचारी जी जो सोनीपत से सांसद बने हैं, पहली बार निर्वाचित होने के बाद हमारे धर्म नगरी हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए तमाम यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ ग्राम लज्जा टूल पदाधिकारी के पास पहुंचे हैं। हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए। मुद्दे तो इनकी, हमारे जो सतपाल ब्रह्मचारी जी है उनकी कर्म भूमि हरिद्वार रही है और उनकी जन्मभूमि रही है सोनीपत। तो मुझे उम्मीद है जहाँ पे आदमी ने जन्म लिया वहाँ का मुद्दा उठाएगा और जहाँ पे उन्होंने अपने कर्म किए वहाँ पे मुद्दा उठाएंगे। ये गंगा माँ के आशीर्वाद से मैं जन्मभूमि की ओर चला गया था और जन्मभूमि ने मेरा पूरा साथ दिया, जिसमें हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब, वहां से रोहतक से एमपी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और जो सोनीपत लोकसभा के सभी सम्मानित विधायक मेरे साथ हैं, 6 के 6, इन्होंने बहुत साथ दिया। और आज मैं सोनीपत से एमपी बनाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता की, कांग्रेस हाईकमान की और कांग्रेस के विधायकों की, कांग्रेस की लीडरशिप का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। तो प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा के लिए पर्यवेक्षक के रूप में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, राजपुर विधायक खजान दास और बद्रीनाथ सीट के लिए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, साथ ही रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी को नियुक्त किया गया है, जिसमें 2 सदस्यीय टीम क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर विस्तृत चर्चा करेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने जानकारी देते हुए कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट दोनों विधानसभा सीटों पर पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। लगभग अगले हफ्ते से जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और दोनों विधानसभाएं, बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर में जो है उपचुनाव चुनाव ने घोषित किए हैं। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी जी, और मंगलौर के लिए हमारे जो महामंत्री हैं संगठन के आदित्य कोठारी जी और राजपुर के विधायक श्री खजान दास जी, 4 लोगों को दोनों विधानसभाओं की जिम्मेवारी दी गई है कि ये पैनल बना करके वहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात कर और पैनल बना के स्टेट को दे। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसको बैठक करके आगे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगा। केंद्रीय संसदीय बोर्ड उस पर अपनी मोहर लगा के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको शीघ्र ही घोषित करेंगे। निश्चित रूप से दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत प्रति आश्वस्त। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन तंत्र इससे बेखबर है। स्थिति यह है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए आधार कार्ड बहुत जरूरी है। आधार कार्ड नहीं होने से लोगों को सभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। आधार केंद्रों की हालत यह है कि इन्हें ढूंढने के लिए लोगों को दूरबीन का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या है पहाड़ी क्षेत्रों में आधार केंद्रों की स्थिति, देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में आधार कार्ड लोगों की एक समस्या बन चुकी है। गंगोत्री से उत्तरकाशी तक, बड़कोट से उत्तरकाशी और लंबगांव, कंडीसोर से उत्तरकाशी तक करीब 70 से 80 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल एक आधार सेंटर है। यह आधार सेंटर भी कभी खुला रहता है तो कभी बंद। इसके खुलने और बंद होने का कोई भी समय निश्चित नहीं है, जबकि इस सेंटर पर दूर दराज से लोग आधार कार्ड बनवाने आते हैं, जिसमें उन्हें किराए भाड़े में ही 400 से 500 रुपए लग जाते हैं। लेकिन आधार सेवा केंद्र के बंद होने से निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े क्षेत्र में केवल एक ही आधार सेवा केंद्र है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इससे पहले जहां 4 से 5 आधार सेवा केंद्र थे जो अब बंद हो चुके हैं। दूरस्थ क्षेत्रों से जो है लोग आ रहे हैं लगातार। आधार कार्ड में कई तरह की समस्या आती है, या नए आधार कार्ड बनाने हो या किसी का करेक्शन करना हो। और जिस तरीके से पूर्व में जो है काफ़ी सेंटर भी हुआ करते हैं, आज जो है वर्तमान स्थिति ये है कि एक भी सेंटर जो है यहाँ मुख्यालय में जो है मौजूद नहीं है। सिर्फ एक जो बिरला गली के पास है वो भी जो है सीमित
20 या 25 लोगों का ही एक दिन में कार्य कर पा रहा है। पर पूर्व में जैसे कि कलेक्ट्रेट में जो है सरकारी उसमें जो है वो बन रहा था, इस तरह के सारे सेंटर जो है बंद हो रखे हैं, जिससे जो आम जन को बहुत परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी जिला जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, लेकिन मात्र यहाँ पर जो है 2-3 सेंटर है, लेकिन वो भी प्रॉपरली यहाँ पर जो है ऑपरेट नहीं हो पाते, कोई संचालित नहीं हो पाते। लेकिन अगर बात करूँ तो न्यू बॉर्न बेबी की और जो एंड ऑफ द ईयर में जो चल रहा है उसमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें जैसे कई लोग क्या होते हैं, ग्रामीण आ जाते हैं, एडमिशन का टाइम होता है, बैंक का अकाउंट खोलना है, उसमें आधार बहुत ज़रूरी है, या फिर बैंक का पैसा का लेना देन करना तो उसमें आधार लिंक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आधार ही नहीं है, उसमें क्या है कि कुछ चेंज करना है, तो इसमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ पर जो है आधार सेंटर खोलना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के डूंडा में महिला एवं बाल विकास में एक आधार सेवा केंद्र था, वे भी बंद कर दिया गया है। वहीं चिनियाली सोड़ के तहसील में एक सेंटर है, इसके भी यही हाल है। यह आधार सेवा केंद्र कभी खुलता है तो कभी बंद रहता है। आधार सेवा केंद्र की कमी होने से गिने चुने आधार सेवा केंद्रों पर काफी भीड़ जमा रहती। आधार सेवा केंद्र से कुछ लोगों के आधार कार्ड बनाकर बाकी सभी को लौटा दिया जाता है, जिससे निराश हुए लोगों का आना जाना बेकार हो जाता है और एक आधार कार्ड बनवाने में उन्हें खासी मशक्कत करना पड़ती है। लिहाजा इस अव्यवस्था ने भीषण गर्मी में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को भी परेशान कर रखा है। जनपद मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर बिल्ला गली जोशियाड़ा में आधार केंद्र थे और इसके साथ ही चिनियाली सौड़ बड़कोट तहसील मुख्यालय में भी आधार केंद्र थे। और अभी सिर्फ यहाँ पर पूरे जनपद में एक ही आधार केंद्र चल रहा है और इससे काफ़ी, क्योंकि आधार एक आज के समय में आधार एक व्यक्ति की पहचान है। एक आम व्यक्ति की सबसे मूलभूत आवश्यकता आज हम कहें तो आधार है। उसको जिला प्रशासन को संज्ञान में इस मामले को लेना चाहिए और जल्द ही आधार यहाँ पर आधार केंद्र बंद हो गए हैं, इनको खुलवाना चाहिए। इस मामले में हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो अधिकांश जनप्रतिनिधि क्षेत्र के लोगों से केवल वोट लेने तक ही सीमित है। क्षेत्रीय विधायक ने भी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। उत्तरकाशी जनपद के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अनिल रावत से जब बात की गई तो उनका कहना है, यूआईडी के नियमों के हिसाब से आधार सेवा केंद्र को एक सरकारी कर्मचारी ही ऑपरेट कर सकता है और आधार सेंटर सरकारी भवनों में ही संचालित किए जाएंगे। इसके लिए 3 बार टेंडर निकाले जा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने टेंडर नहीं डाला है, जिसके कारण प्राइवेट में चल रहे आधार सेंटर लगातार बंद हो रहे हैं। इसी के कारण जनता परेशान है। फिलहाल आने वाले कई महीनों तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। सारे काम आजकल आधार कार्ड से ही होते हैं, लेकिन जो चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हो, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे वो जनता हो, तो आजकल सीएससी सेंटर बंद पड़े हुए हैं, सारे आधार कार्ड सेंटर बंद हैं। तो लोगों को एक कतार बना के आधार सेंटर में खड़े रहना पड़ता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जो ये सारी परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आधार कार्ड बनने में कोई परेशानी ना हो। भारत सरकार का जो यूआईडीआई डिपार्टमेंट है, जो पूरा आधार को हैंडल करता है, उनकी तरफ से एक लेटर आया था कि इन हाउस मॉडल के थ्रू ही अब आधार के जो सेंटर हैं वो चलने हैं। तो इन हाउस मॉडल के थ्रू ऐसा था कि जो भी एम्प्लॉयज़ में काम करेंगे, आधार के जो भी ऑपरेटर होंगे, वो या तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INA 24। नमस्कार।